हेलो, नमस्ते, सलाम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि पे। आज की कहानी चंद्रकांता जी द्वारा लिखी कहानी अलग अलग इंतज़ार है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी अलग अलग इंतज़ार। नाम पते वाली तख्ती तो कहीं नज़र नहीं आई। हाँ, छोकरे ने उंगली से इशारे से सामने का घर दिखा दिया। डॉक्टर जेसी का घर। पियराई मेहंदी की बाण, अधजले चकत्तों वाली घास और चूना उखड़ी दीवारों के सिर पर झुकी ठिगनी सी छत। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही उजाड़ से लगते हुए इस क्वार्टर के बरामदे में डॉक्टर जेसी निकल आए थे। उनकी पीठ पीछे दरवाजे पर टंगा छिजी हुई तंगालई की साड़ी का पर्दा फड़फड़ाने लगा था। दिए गए पते के मुताबिक सही जगह पहुंचकर भी आशय 2 बार गाड़ी वहां से मोड़ चुके थे। उन्हें लगा था पते में ही कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर जेसी ऐसी जगह, जीवन की हचक से चहक से भरपूर नफासत और अनुशासन में जीने के आदी डॉक्टर इस बदरंग उपेक्षित माहौल में रह ही नहीं सकते। तब राह चलते छोकरे से डॉक्टर का यह पूछने की ज़रूरत मालूम पड़ी थी, लेकिन अब विश्वास की कोई गुंजाइश न थी। डॉक्टर सामने खड़े थे, संगोपांग, खादी के सफ़ेद कुर्ते पैजामे से इकहरे शरीर को ढके। वक्त की धूप में उनके कसे जबड़ों में नरमी सी हरकत हुई। वेलकम टू आवर हम्बल रेजिडेंस। यानी कि वे वहीं रह रहे थे जहां आशय ने सोचा था कि जो वे यह ही नहीं सकते। नीचे से ऊपर उठने वाली व्यक्ति की भावदशा जानना आसान होता है, पर जो आदमी ऊपर से गिरकर अपने तमाम अंगों को जिस्म से सही सलामत जोड़े आपके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा हो, ऐसा व्यक्ति कुछ विचित्र से विस्मय और अविश्वास से भर देता है। अनुश्री आशय दोनों एकदम संजीदा हो गए थे। एक अप्रत्याशित अचिन्हा खिंचाव ज्यों कस आया हो बीच में। इधर बहुत दिनों से अनुश्री आशय ने उन्हें देखा न था। पत्राचार भी करीब 1.5 वर्ष से बंद ही था। आशय अपने काम में अधिक व्यस्त और अनुश्री परिणाम स्वरूप त्रस्त रहने लगी थी। लेकिन कल सुबह बड़े सवेरे अचानक डॉक्टर का फ़ोन आ गया। हेलो, मैं जेसी बोल रहा हूँ। जेसी? हाँ, मैं डॉक्टर जेसी। पहचाना नहीं? घाना में था, अब तो साल भर से यहीं हूँ। ओह, क्षमा करें, मैंने दरअसल अनुश्री शब्द टटोलते हुए गड़बड़ा गई। शर्म सी महसूस हुई। पहचाना क्यों नहीं उसने? मगर मैंने तो एकदम पहचान लिया, वही प्यारी सी आवाज़। डॉक्टर एकदम आत्मीय हो उठे थे। वर्षों के अंतराल के बाद भी यह आदमी भीतर की तरलता को बनाए रख सकता है। 10 वर्ष तो हो ही गए उसे देखे हुए। पिछली बार तभी तो देखा था जब एक सेमिनार के सिलसिले में घाना से स्वदेश आए थे। डॉक्टर जेसी पद्मश्री एंथोनी सीके के बेटे, जिन्होंने ताउम्र लेप्रोसी पर काम किया। बहुत पुराने, बहुत आत्मीय मित्र, लेकिन कुछ भी न लगते। डॉक्टर की आवाज़ में वही शालीन अपनापन था। फ़ोन पर लगा 2 नीली भूरी छोटी आंखें चेहरे पर कुनकुनी धूप सी फैलती मुस्कुराहट से अधिक छोटी और ज़्यादा चमकदार नज़र आने लगी है। पक्के रंग के इकहरे शरीर पर चमकदार
बुशर्ट पहने डॉक्टर, जिन्होंने 12 वर्ष के घाना प्रवास के दौरान आशय को एक प्रतिष्ठित पद के लिए आमंत्रित किया था। पर आशय अनुश्री उन लोगों में से हैं जो देश विदेश का अनुभव समेटने की लालक रखने के बावजूद अपने देश के किसी कोने में सुरक्षित सरकारी नौकरी और लोगों की दिन ब दिन कमज़ोर पड़ती आत्मीयता से खुद को लपेट रखने में अविश्वस्ति का अनुभव करते हैं। वे उनका यह उद्धार आमंत्रण स्वीकार न कर सके थे। डॉक्टर ने लिखा था, रिसर्च के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ। इन लोगों के पास पैसे की कमी भी नहीं। अमेरिका, इंग्लैंड भी भेज सकते हैं और फिर तुम चाहो तो 3-4 साल बाद भारत वापस लौट सकते हो। उन्होंने आशय की हिचकिचाहट भांपकर एक लंबा पत्र लिख दिया था, जिसमें इंस्टीट्यूट के पूरे विवरण, रिसर्च की सुविधाएं, देश विदेश के विद्वान प्रोफेसरों आदि की जानकारी देने के साथ अंत में जोड़ दिया था, फिर मैं भी तो यही हूँ, यानी मेरे रहते तुम्हें आशंकित रहने की क्या ज़रूरत। आशय अभिभूत हो उठे थे। वे डॉक्टर जेसी के शब्दों की गहराई से अच्छी तरह वाकिफ थे। यूनिवर्सिटी के अध्यापन काल में वे आशय के विभागाध्यक्ष रह चुके थे। शुरू में जो कठिनाइयाँ युवा अध्यापकों के सामने आती हैं, चाहे वे विद्यार्थियों के संबंध में हो या अकादमी की राजनीति से जुड़ी हो, आशय के सामने भी आई थी। लेकिन डॉक्टर ने कभी उसे निरुत्साहित न होने दिया। हर मुश्किल आसान करने को वे तैयार रहते थे। डॉक्टर को देखते ही आशय को इंस्टीट्यूट के दिन याद आ गए। याद आया उनका असीम धैर्य और कार्य क्षमता। कभी न थकने वाले डॉक्टर इस वक्त जाने क्यों थके थके से नजर आए। डॉक्टर से ज़्यादा शायद उनका पूरा माहौल थका उबा लग रहा था। डॉक्टर के पास पीछे पीछे आशय अनुश्री कमरे में दाखिल हुए। दरवाजे पे टंगे पर्दे से मेल खाते आए पर्दे खिड़कियों पर भी टंगे थे, जो हवा के थपेड़ों से बाहर लहरा रहे थे और आंगन की गर्द भरी बाढ़ और नारियल के एक अकेले पेड़ को फोकस में ले आते थे। यूं डॉक्टर की आंखों में स्वागत की वही चमक थी। मिसेज जेसी भी उनके साथ साथ कमरे में चली आईं। उनसे मिलने की अनुश्री को बड़ी उत्सुकता थी। वह उनसे बेहद प्रभावित रही है। इस बीच में कई देश विदेशों में घूम आई थी। उनके पास नए अनुभव भी जाहिर हैं होंगे ही। कमरे में 4 अध पुरानी कुर्सियाँ थीं, जिनके तार जगह जगह उधड़ गए थे। यह बात अनुश्री आशय ने हल्के धक्के के साथ नोट की। लेकिन डॉक्टर और मिसेज जेसी छिटपुट बातें करते रहे, उन सबसे बेखबर जैसे वे हमेशा इसी घर में इसी तरह रहते आए हैं। अनुश्री आशय और अचानक 20 साल पहले का इंस्टीट्यूट वाला क्वार्टर याद आ गया। सलीके और लेडी डच का आभास देता। कश्मीरी कारपेट से सजा उनका ड्राइंग रूम, दीवारों के रंग में मेल खाते हैंडलूम के भारी पर्दे, बोन चाइना की कलात्मक क्राकरी, बेकतरीन क्यूरोज मेज पर किस्ती नुमा फूलदान में सजी फूलों की इकेबाना सजावट। बातें इंस्टीट्यूट की होती रहीं। 20 वर्ष पहले साथ बिताए दिनों की, वार्षिक उत्सव, कॉलेज फेस्टिवल, सेमिनार, कहाँ नहीं थे डॉक्टर। प्रोफेसरों, विद्यार्थियों, अध्यापकों के मिले जुले प्रोग्राम में डॉक्टर सबसे आगे रहते। अपनी पर्सनालिटी पर आप ही फिदा मिस्टर बेदी कह भी देते। कभी खुंदक में आकर इस काले कौवे में जाने क्या जादू है कि मार तमाम फेयर सेक्स उधर भी गुड़ की मक्खी बना हुआ है। हमें कोई घास ही नहीं डालता। सरासर जादती नहीं हुई या? लड़कियों की तो बात छोड़ो यार, उन्हें तो ऊपर वाला भी नहीं समझ पाया। पर इन फाइनल ईयर के दादों को तो देखो, हमारी नाक में दम कर रखा है।
आधे से ज़्यादा विद्यार्थी लेक्चर के वक्त कैफेटेरिया में घुसे रहते हैं। इनके सामने देखो क्या मासूम बच्चे बने आगे पीछे घूम रहे हैं। वे कौन सा जादू कर देते हैं मालूम नहीं। डॉक्टर दयाल भी उनके जादुई असर से कम कुड़ते नहीं थे। सच भी था, जो दादे विद्यार्थी जरा सा उकसाए जाने पर मेज कुर्सियां तोड़ने लगते थे और अध्यापकगण उनसे गुस्सा से खौफ खाकर कॉरिडोर से गुजरते अपनी गर्दनों पर आकड़ छुरे चाकुओं की तेज धार महसूस करने लगते, वहीं धाकड़ विद्यार्थी डॉक्टर जेसी के सामने निहायत सीधे व आज्ञाकारी बने रहते। पूछे जाने पर डॉक्टर इस जादू का कारण हंसकर समझाते। बच्चों को शिक्षा देने से पहले उनके मनों को तैयार करना पड़ता है। जो आप उन्हें सिखाते हैं उसे ग्रहण करने के लिए वे तैयार भी होने चाहिए। यूँ तो रटने से तोता भी राम राम रटता है, लेकिन तमाम कुड़न के बावजूद क्रिसमस ईद की पार्टी पर उनसे खुंदक रखने वाले सहकर्मी भी सपरिवार उनकी पार्टी में गर्मजोशी से शामिल हो जाते। बड़ी रौनक होती उन पार्टियों में। हरे दूबिया लान पर राजरानी और मधुमालती की लताओं में सजे रंग बिरंगे बल्बों की रंगीन परछाइयाँ और स्त्री पुरुष की मिलीजुली चहक। मुँह लगे विद्यार्थी तो रहते ही, डॉक्टर सभी के चहेते जो बन गए थे। डॉक्टर आशय के अनुभवों के बारे में पूछते रहे। अध्यापकों से इंडस्ट्री में जाने का अनुभव कैसा रहा तुम्हारा? 1 साल बाद ही तुम एमए के लिए अमेरिका गए थे, ठीक याद है ना मुझे? हाँ, 2 साल बाद लौटकर आया था, तभी से इंडस्ट्री में हूँ। उन दिनों युवा था, अध्यापकी लगा था, ज़्यादा मैच्योर उम्र के लिए। दरअसल 2-3 वर्ष पढ़ते हो ये खुद को बूढ़ा महसूस करने लगे। अनुश्री ने जोड़ दिया। कुछ नया जोश भी था मन में, कुछ ठोस करके दिखाना है। ठोस मतलब कोई परिवर्तन इंडस्ट्री की कार्य व्यवस्था में, मालिक मजदूर संबंध में, ज़्यादा उत्पादन के तरीकों पर रिसर्च वगैरह। यह तो अच्छी बात है, आशय बड़े मेहनती रहे हैं। डॉक्टर ने प्रशंसा की। आशय कुछ झेप से गए। करना तो बहुत कुछ चाहता है आदमी, पर हो कहाँ पाता है। कोशिश भी करे आदमी तो बहुत है। डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। यूँ समस्याएं हैं बहुत। मुझे से लगता है डॉक्टर, कहीं गहरे में कुछ गलत है हमारी सोच में, काम करने के ढंग में। आशय के पास कारण थे। उनकी फैक्ट्री में मजदूर को टेरिकाट के ड्रेसेस दिए जाते हैं टैबलेट सेक्शन में काम करने के लिए। वे हर दूसरे महीने ब्लेड की लगाकर फटे ड्रेस दिखाते हैं। उन्हें मालूम है फटे ड्रेस पहनकर वहाँ काम करने की इजाज़त नहीं है, पर उन्हें क्या ले देंगे नए ड्रेस। मांगों का कोई अंत नहीं। हर 4 महीने बाद इंक्रीमेंट चाहिए। हम जानते हैं महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पर यारों काम भी तो करो ईमानदारी से। फैक्ट्री को कोई फ़ायदा भी हो, यह बात उनसे कहो तो घेराव शुरू। डिस्कस्टिंग। आशय तैस में आ गए। डॉक्टर के साथ महिलाएं भी बहस में शामिल हो गईं। सामाजिक चरित्र से लेकर राजनीतिक चरित्र तक पोस्टमार्टम। विशाल देश, समस्याएं, सदियों की गुलामी के बाद मिली आज़ादी। सुधार होते होते भी तो समय लगेगा। कोई जादू की छड़ी तो नहीं है हमारे पास कि फेर दो और देश खुशहाल हो गया। अनुश्री ज़्यादा आशावादी है। जादू की छड़ी होती है उनके पास, जो लगन और ईमानदारी से काम के प्रति समर्पित होते हैं। समस्याएं किसके पास नहीं होते। रूस ने कम सहा, नेपोलियन, हिटलर युद्ध की
विभीषिकाएँ उनके मुकाबले में तो गांधी बाबा की कृपा से बिना खून खराबे आज़ादी मिली हमें, पर हमने उसका कोई फायदा उठाया? ठीक है, डॉक्टर ने अनुमोदन से सिर हिलाया। ए नेशन नीड्स कैरेक्टर, इस कैरेक्टर, इसकी मिसाल है जापान। दूसरे महायुद्ध के बाद क्या बचा था वहाँ? खंडहर। पैसा तो अब बनाया उन्होंने। आज देखो अमेरिका रूस के लिए चुनौती बन गया है। 1:30 बज गया तो मिसेज जेसी ने क्षमा याचना करते याद दिलाया कि खाने का वक्त हो गया है। खाने में कुल 3 चीज़ें थीं। मेलमोवियर की सादी क्रॉकरी धुले मेज पोज पर जमा दी गई थी। मिसेज जेसी ने स्टोव पर पुलाव गर्म कर दिया। घर में गैस भी नहीं थी। नौकर कोई नज़र नहीं आया। मेज पर पकवानों के बारे में बातें हुई छिटपुट। मछली बहुत जायकेदार है। फ्लेवर कुछ अलग लग रहा है ना? छौंक में कलौंजी डाली है और खूब से टमाटर। मिसेज जेसी ने घाना स्पेशल फ़िश की रेसिपी बताई। डॉक्टर अपने हाथ से गंगूराम के स्पेशल संदेश और पुहाल के रसगुल्ले खिलाते रहे। पिछवाड़े के बरामदे में गुलाब के कुछ गमले रखे थे। यौवन से भरपूर कटीले डालों पर झुके झुके लजीले गुलाब कुछ तो उचक उचक कर आसमान ताक रहे थे। बहुत सुंदर। अनुश्री खुशी से जो चीख पड़ी। कौन देखता है इन्हें? अनुश्री प्रशंसा किए बिना नहीं रही। मेरे यहाँ तो गुलाब में कीड़ा लग जाता है। दवाई वगैरह भी डालो तो पत्तियाँ कुछ बिखरी बिखरी रहती हैं, बीमार सी। आपके तो बोड़े गठे हुए हेल्दी गुलाब हैं। मैं आप ही देखती हूँ। पानी में भिगोए गोबर का घोल और चाय की पत्ती की खाद फ़ायदा करती है गुलाबों को। पिछवाड़े के आंगन में साफ सुथरी चद्दर पर बारीक छलनी से ढकी मुगौड़ियाँ सूख रही थीं, जिन्हें मिसेज जेसी ने खुद बनाया था। थोड़ा वक्त लगता है या बढ़िया बनाने में। इसमें हम पेठा मिलाते हैं। आप खुद करती हैं ये सब? हाँ, मुझे करना भी क्या रहता है, दिन भर खाली रहती हूँ। क्या क्या काम करती हैं मिसेज जेसी? घाना में अध्यापिका रही। उम्र भर पढ़ने पढ़ाने का काम किया। फिर बच्चे भी पास थे। 1000 शौक थे। अब अकेले हैं। अकेले में जितना काम करो उतना मन लगा रहता है। वे लोग फिर ड्राइंग रूम में आ गए थे। आशय ने जाने क्यों फिर से अपनी फैक्ट्री और अनुशासनहीनता की बात शुरू कर दी। इधर उन्हें आए दिन घेराव और नारों का सामना करना पड़ रहा है। जायज़ नाजायज़ मांगों के लिए हमारे हाथों में सीमित शक्ति है। इस बात का कोई समझने की कोशिश नहीं करता। क्या आशय यह चाहते थे कि डॉक्टर उन्हें समस्या का समाधान सुझाएं? इन दिनों की तरह जब वे समस्याओं के उगने से पहले ही उन्हें दफन करने का गुर जानते थे। लेकिन इस बीच कितनी पानी पुलों के नीचे से बह गया था। डॉक्टर खामोशी से सुन रहे थे। मिसेज जेसी के भीतर कभी कभी दबा दबा सा आक्रोश सिर उठाता, पर तत्काल ही दोबारा भीतर डुबकी लगा देता। इस गुंडाइज्म में कोई ईमानदार आदमी काम कैसे करे? डॉक्टर ने क्षण भर के लिए पत्नी की ओर देखा और नज़रें खिड़की के बाहर नारियल के पेड़ पर जमा दी। कमरा एकदम चुप हो गया, जो कोई उदास बच्चा मुंह पर उंगली रखकर चुप हो गया हो। बाहर आंगन का उजाड़ फैलाव जो भीतर घुस आया और नंगे फर्श पर टीक वुड की छोटी सी मेज ज़्यादा छोटी दिखाई देने लगी। डॉक्टर के माथे पर हल्के बल पड़ गए थे। किसी अप्रिय सोच में आधी बंद आंखें खोलते हुए कमरे की अचानक चुप्पी से चौंकते से बोल उठे, अब इधर काम करना मुश्किल हो गया है। सब ऐसे ही हैं, ऊपर से नीचे तक।
अनुश्री आशय ने एक साथ डॉक्टर को देखा। यह आदमी जिसे वे आगे समझते थे अचानक इस तरह के वाक्य कैसे बोल गया। इतना हारा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है डॉक्टर? मिसेज जेसी ने गंभीर होते हुए माहौल को सहज बनाने की गरज से बात का सूत्र अपने हाथ में ले लिया। वे बच्चों के बारे में बात करने लगी। अलमारी में फ़ोटो एल्बम निकाल अनुश्री आशय को चित्र दिखाने में व्यस्त हो गई। यह मेरी बड़ी बेटी प्रीति शादी करके अमेरिका में बस गई है। ये धोती कुर्ता पहने कौन? राहुल, इसके पति बंगाली हैं। शौक से धोती कुर्ता पहनते हैं कभी कभी। नाइस बॉय। बेटी इंटेलिजेंट, IBM में इंजीनियर है। डॉक्टर भी बच्चों के चित्र देखते संवाद में शामिल हो गए। ये बड़ा बेटा है ना दीपू? तब तो छोटा सा था, 21 साल पहले। माय गॉड, कितना वक्त निकल गया। अनुश्री ने दीपू को पहचान लिया। हाँ यार, रही इसकी दुल्हन रीता। पंजाबी लड़की से शादी की है इसने। प्यार व्यार का चक्कर और नहीं तो। मिसेज जेसी मुस्कुराई। या नन्हा इज्जत हमारा पोता आजकल इजरिया में है, आजकल नाइजीरिया में है। बहुत प्यारा है ना? पानी से खेलता कितना खुश दिखाई दे रहा है। ये इधर कौन है फ्रॉक पहने? यह लिल्ली है। अपने देखी नहीं, थोड़ी देर से हुई। छोटी बेटी की बात करते मिसेज जेसी के कपोलों में हरकत हुई। आंखों में जो निष्प्रह भाव छलक रहा था वह बेटी को देखते जो धुलकर बह गया। होठों पर पिघलाव बड़ा भला लगा। ये बेबी सिटिंग कर रही है आजकल अमेरिकन में। बहन के पास वेकेंस है ना? एल्बम देखने के दौरान उन्होंने विभिन्न चित्र देखे। फेरी में नियाग्रा फॉल्स देखती प्रीति, किसी अंग्रेज के गुलगुले बेटे को सीरियल खिलाती लिली, डिज्नीलैंड के डोनाल्ड डक और मिकी माउस के साथ बच्चों की तस्वीरें। अनुश्री आशय चित्रों को देखते कहीं वाह, कहीं सुंदर, कहीं क्यूट शब्दों से तारीफ करते जाते। तभी एल्बम में रखे एक छोटे से फ़ोटो पैकेट पे उनकी नज़र पड़ी। अनुश्री ने सहज उत्सुकता से पैकेट खोला। क्षणांश के लिए उसे लगा कि मिसेज जेसी का हाथ पैकेट लेने बढ़ा, पर उन्होंने अनुश्री तक पहुंचने से पहले ही हाथ वापस गोद में रख लिए। लिफाफे में कुछ ब्लैक एंड वाइट चित्र रखे थे। अचानक एक चित्र पर उनकी नज़र ठिठक गई। वह एक सोए हुए लड़के की तस्वीर थी। सफ़ेद चादर से ढका शरीर, सिर से इर्द गिर्द फूलों का ताज और चादर पर बिखरे गुलाब के ढेर सारे फूल। अनुश्री को समझ न आया कि यह कैसा चित्र है। आशय ने उसे मिसेज जेसी की तरफ प्रश्नकुल आंखें उठाते देखा। ये चीकू। मिसेज जेसी ने अब हाथ आगे बढ़ाकर लिफाफा वापस ले लिया। उनके चेहरे पर परछाई सी डोली, जो अचानक उनका कोई निजी सच अनावृत हो गया हो। ओह! अनुश्री के चुस्त हाथ एकदम ढीले पड़ गए। कहा था आशय ने, चीकू नहीं रहा। डॉक्टर दंपति का जख्म अभी भरा नहीं होगा। उसे देखा था अनुश्री ने, माँ की गोद में किलकते, ठुनक ठुनक कर चलते गिरते पड़ते। खुदने वाली सफ़ेद टोप से ढका उसका गुलाब सा चेहरा आंखों के आगे घूम गया। विश्वास नहीं आया। वह नहीं रहा। लेकिन मौत क्या अविश्वसनीय होती है? बाद में कितने चित्र देखे, हंसते खिलखिलाते, लेकिन कुछ याद नहीं रहा। एक ही चेहरा आंखों के आगे घूमता रहा, गहरी मीठी नींद में सोया चेहरा। अनुश्री उसे भूलने की कोशिश में संवाद में शामिल होती रही। पता नहीं डॉक्टर दंपति के भीतर क्या घुमड़ता रहा। वे पहले की तरह ही छिटपुट बातें करते रहे। लगा वे उस स्थिति में है जहाँ सर्द गर्म का आभास यकास है, या स्वाद स्पर्श का संवेदन ही शून्य हो गया है।
पता नहीं बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होने पर कैसी अनुभूति हुई होगी। संसार के सुख दुख में तो कोई अंतर नहीं आया। अनुश्री के गले में कुछ फंसा जा रहा था, लेकिन वे दोनों अपने अपने तूफानों को थामे शांत नजर आ रहे थे। एल्बम देखने से पहले उन्होंने जन्म मरण पर बातें की थी। अनुश्री ने अपना डर उन्हें बताया था। सोचती हूँ किसी दिन मैं न रही तो। वे दोनों उसकी बातें सुनते जा रहे थे, जो बुजुर्ग बच्चों की बातें सुन रहे हों। अनुश्री भावुक होने लगी थी। मुझे अपनी मौत से डर लगता है, बड़ी उदासी घिर जाती है। एक प्रश्न बार बार पूछता है, क्या किसी दिन सचमुच मैं उफनते सागर के चुंबन लेती सूर्य किरणों को नहीं देख पाऊंगी? क्या गूंगी कोयल नन्ही बिल्कुल आम और अशोक की फुगनियों पर बैठी गाएंगी और मैं वह सदा सुन न पाऊंगी? डॉक्टर जैसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, काम से वैज्ञानिक और मन से पादरी। उनके भीतर का संत जाग उठा था। मौत का डर उन्हें होता है, श्री जिन्हें गॉड में फेथ नहीं, उनके कथन में विश्वास था। मौत क्या है? एक नींद ही तो, एक मीठी नींद, क्राइस्ट ने कहा है। डॉक्टर का प्रवचन जारी हो गया था। डे ऑफ रिजरेक्शन, उस दिन जब यह दुनिया नष्ट हो जाएगी, कब्रों में सोए सभी इंसान जाग उठेंगे, तब गॉड उनका फैसला करेगा। न्याय पूर्ण आत्मा स्वर्ग में निवास करेंगे गॉड के पास, और पापी। अनुश्री को लगा था कि वह चर्च में बैठी फादर का समर्म सुन रही है। मिसेज जेसी भी पति की ओर टकटकी बांधे जाने कहाँ खो गई थी। एक दिन आएगा, कब्रों में सोए इंसान जाग जाएगा उसका लाल 21 साल का चीकू, जिसके कोमल चेहरे पर मुलायम दूबसी नन्ही मूछें निकल आई थी और आंखों में सूर्य किरणों का प्रतिबिंब झलक रहा था, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की पाशविक रैगिंग का शिकार हो गया था। कॉलेज कैंपस में ही, टेम्पल ऑफ लर्निंग में। हादसा, हत्या नहीं, यह सब डॉक्टर्स ने नहीं कहा। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। मृत्यु सब गलत है। आदमी मरता नहीं, सोया रहता है चिर निद्रा में, यानी कि जाग जाएगा एक दिन उनका लाल। अभी सोया है वह गहरी नींद। अनुश्री के देह में आतंक की पसीना नहाई लहर उठी और रीढ़ की हड्डी कपा गई। कितना उथला लगा होगा उसका डर उन लोगों के विश्वास के सामने। फेज इज द ओनली सेवियर। डॉक्टर ने जोड़ा और अलमारी की ओर मुड़े। शायद कोई उद्धरण याद आते आते रह गया। मिसेज जेसी ने प्रसंग को लंबा होते इशारा किया। डॉक्टर साहब का प्रिय विषय है या वे इस प्रसंग को बंद करना चाहती थी। डॉक्टर एकदम आधी खाली अलमारी बंद कर रहे। नहीं, जेसी उतना ही कहेंगे जितना दूसरे सुनना चाहेंगे। वे अभी इतने बूढ़े नहीं हुए कि दूसरों को सुनने की ताब खो गए हों। कॉफ़ी पीने के बाद आशय विदा लेने के लिए उठे तो डॉक्टर बोले, मैं कई दिनों से चाहता था तुम लोग आओ। दिन भर तुम्हारे साथ गुजारने की इच्छा थी। हम लोग शायद अब यहाँ से चले जाएं। आशय अनुश्री चौंक गए। कहीं बुरा भी लगा। सालों बाद फिर से जुदा। आत्मीयता का सूत्र जो किसी ने झटक कर तोड़ना चाहा। अचानक तो नहीं, कई दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि अब मैं यहाँ काम नहीं कर पा रहा। मैं दीपू के पास नाइजीरिया जाना चाहता हूँ। ये शायद बरहमपुर चले जाएं। वहाँ की यूनिवर्सिटी से ऑफर आया है। यूँ अभी कुछ तय नहीं हुआ। मिसेज जेसी ने स्थिति को थोड़ा स्पष्ट कर दिया। पर आप अभी तो
अभी अभी तो इस जगह पर आए हैं। आशय डॉक्टर के हथियार डालने का कारण जानना चाहते थे, जो कि जानना इतना कठिन भी न था। डॉक्टर जिस प्रशासनिक व्यवस्था में फंस गए थे, उसे लाख कोशिश करने पर भी उभर न पा रहे थे। जो उन्हें डॉक्टरेट का सम्मानजनक पद मिला था, कुर्सी में चपरासी, पूछे क्लर्क व अन्य तामझाम पर काम करवाने का अधिकार नहीं। छोटे से छोटी ज़रूरत के लिए कमेटी के सामने हाजिर होना पड़ता था। इसमें भी उन्हें ऐतराज़ न था, पर ये जो अंडरहैंड मीन्स अपनाए जा रहे थे हर जगह, इसे सहना ही मुश्किल है। मैं इसका आदी नहीं रहा। बहुत खुलकर न बोलने पर भी उनका कष्ट समझ में आ गया। भाई भतीजावाद की व्यवस्था में माल पानी के विरोधी डॉक्टर छोटे छोटे अधिकारियों के हाथों में कठपुतली बनकर रह गए थे। उनकी फाइलें महीनों उस मेज पर पड़ी रहती। उनके असिस्टेंट दबी जुबान से कह देते कभी, सर कुछ नहीं तो 5 स्टार में एक डिनर ही दे, उन्हें काम हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर के गले नहीं उतरता। उम्र भर जो काम उन्होंने नहीं किया, वह काम इस ढलती बेला में कैसे करें। वे अपने उसूलों के मारे थे। वे धर्म का काम समझकर ब्लड बैंक की दशा सुधारना चाहते थे। रद्दी कामचोर स्टाफ की छटनी कर कुछ काम करने वाले उत्साही लोगों को मौका देना चाहते थे। पर इधर छोटे से पद के लिए भी ऊपर से मिनिस्टरों के रुके आ जाते थे। अब आप ही कहो, मिनिस्टर के आदमी से काम करने की उम्मीद रख सकता है कोई? मतलब डॉक्टर जेसी हारने लगे थे। गोकी उन्होंने कहा, मैं तो अपने बारे में निश्चित हूँ, 60 का हो गया। उम्र की बात कहाँ से आई? पत्नी ने पहली बार टोका। यह तो डॉक्टर का अंदाज नहीं है बात करने का। मिसेज जेसी जानती है और ये भी तेजी से महसूस करने लगी हैं कि पिछले साल से वे एकदम बूढ़ा महसूस करने लगे हैं। बच्चे लिखते हैं, पापा तमाम उम्र काम किया, अब थोड़ा आराम करो, हमारे साथ कुछ अच्छे दिन गुजारो। लेकिन ये जाने क्यों मानते नहीं। इनके सुर में ठंडी उदासी है। डॉक्टर जेसी को लेकिन आराम की ज़रूरत नहीं। काम कितना पड़ता है करने को, और जीवन कितना छोटा। और वे चाहते थे अपना आखिरी वक्त वे अपनी जगह को दें। इस तरह उनके इंतज़ार का वक्त भी तो भर जाता था। आशय चाहते थे कि डॉक्टर रहें। उनके रहते ब्लड बैंक में काफ़ी सुधार आ गया था। कुछ भी हो, काम को समर्पित एक व्यक्ति था वहाँ। लेकिन आशय क्या सुझाव देते? डॉक्टर ज़्यादा जानते थे। यो मिनिस्ट्री में मैंने अपनी बात भेज दी है, जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो, उन्हें मेरी सेवा की ज़रूरत होगी तो। ये बात डॉक्टर के व्यक्तित्व के अनुरूप लगी, तो अभी पूरी हार नहीं मानी थी उन्होंने। यद्यपि उनके लिए एक और इंतज़ार की शुरुआत हो गई थी, ज़्यादा निश्चित, ज़्यादा तकलीफ दे, क्योंकि इस व्यवस्था में उनका विश्वास डगमगाने लगा था। कुल मिलाकर डॉक्टर इंतज़ार कर रहे थे। काम करने को उतावला आदमी जब इंतज़ार करता है तो बड़ा निरीह लगता है। पर पति पत्नी दोनों के अलग अलग इंतज़ार में एक भीतर व्यस्तता थी जो उन्हें शायद जिंदा रखी थी। नहीं तो सुविधाओं के अभ्यस्त डॉक्टर संपन्न बच्चों के साथ शेष दिन गुजार लेते, चूना उखड़ी दीवारों में न रहते। यदि रहते भी तो बाइबिल पढ़ने, प्रवचन देने, गुलाब उगाने और कभी कभार मित्रों को खाना स्पेशल लंच खिलाने के अलावा कुछ बदलने का इंतजार न करते। आखिर नींद टूटने का इंतजार, एकाध दिन मास का इंतजार तो नहीं। फिर कुर्सियों में कब्र में सोए हुए की नींद का क्या भरोसा। लेकिन विकल्प भी क्या था? फैसले की सुनवाई तो नींद टूटने पर ही होगी ना। आज की कहानी बस इतनी सी। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।